नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित मैं फिर से कह देता हूँ, भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हैं और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हैं और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हैं और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने के हमेशा सदैव और सतत अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग इस बात पर गंभीरता से विचार करेंगे कि जैसा कि पिछले एपिसोड के माध्यम से बताया गया था कि जो जेएनपीसी है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी एक कितने शातिर किस्म की एक अपराधियों का गिरोह है। हमारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो भी बताते हैं कि उसके छोटे स्तर के भी जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं बहुत ही शातिर किस्म के वो आपराधिक मानसिकता के या आपराधिक किस्म के मानसिकता के वो तत्व हैं। तो वो बता रहे थे कि उसी से अंदाज कर लीजिए कि जो जैसे जैसे ऊपर का स्ट्राटा को देखा जाएगा और जो उसका शीर्ष नेतृत्व होगा वो कितना शातिर होगा और हर वक्त जो है शातिर चालें जो है चलता होगा इस मुल्क के खिलाफ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए। और उसके कई नमूने आते भी रहते हैं। इधर मजदूरों की सहानुभूति के नाम पर गलत बसों का नंबर देना, फिर उसको विवाद में डाल देना और फिर दूसरी ओर उनको एक नकली सहानुभूति के लिए उनको हवाई जहाज से भिजवा देना और फिर उन्हीं की दुर्दशा जो है वो जो उनका मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसके द्वारा करवाना और फिर उन्हीं का जो एनपीसी का जो अवतार है जो दूसरा रूप है केजरीवाल के द्वारा वो अपने अहम मजदूर भारतीय भाई बहनों की दुर्दशा करवाना और उनको संकट में डालना और उनके खिलाफ क्या क्या अत्याचार करना। तो ये सारी बातें मतलब इसको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है और वही उसी तरह से ये जो वामदल हैं वो भारत की जो है अस्तित्व है जो श्वास नली को किस तरह से दबा करके इसको जो है मतलब कि इसको निस्तेज करना चाहते हैं, किस तरह से इनकी पकड़ बनाना चाहते हैं, इनके कितने खतरनाक मंसूबे हैं ये पिछले एपिसोड में बताया गया। तो ये हमारी आवाम को क्या दे सकते हैं? वो कुछ भी कहें कि हम गरीबों के लिए हैं, हम अल्पसंख्यकों के लिए हैं,
हम जो है सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए कुछ भी कह, सब झूठा। सिर्फ वामदल के अनुसार विदेशी फंडिंग पर इस देश को अंदर से कमज़ोर करना और जेएनपीसी का किसी तरह से सत्ता को हथियार सत्ता के द्वारा लूटना इस देश में, और गरीब और आम आदमी को छल कपट और उनको नरक वाली जिंदगी देना और सारी संस्थाओं को बंधक बनाना, ये उनका, और पूरे भारतीय समाज को बांट के करके रखना, ये इनका आंतरिक मंसूबा है। और सारी चीज़ तिकड़म से मैनिपुलेशन से हथियाना। तो मोटा मोटी इनका ये फितरत है। तो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, भारतीय आवाम को ये देखने की ज़रूरत है ये कितने शातिर हैं। ये हमको आपको इस मुल्क को ये कुछ भी नहीं दे सकते सिवा तिकड़म के, छल के, कपट के और दोजक भरी जिंदगी के, लूट के और सारी संस्थाओं को बंधक बनाने के दिखावे के राव में कुछ भी कहें कि हम न्याय दे रहे हैं, मनरेगा दे रहे हैं गरीबों के लिए, वो कुछ नहीं, सब दिखावा। और साथ में कई देश विरोधी तंजीमें खड़ा किया, वो भी सिर्फ वोट बटोरने के लिए। असदुद्दीन गिरोह एक लुटेन गिरोह है, पीएफआई सिमी है, और पत्रकारों के विषय में बताया गया है, मीडिया के विषय में बताया गया है। मीडिया में भी जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों। और यही चरित्र जो है सपाइयों का भी है, वही चरित्र बसपाइयों का भी है, वही टीएमसी वालों का भी है, वही एनसीपी का है, वही उद्धव ठाकरे और जो है शिवसेना का है, और डीएमके एआईएडीएमके का भी है, टीडीपी का भी है, और वही चरित्र अकालियों का भी है। तो ये हमारे देश को, हमारे समाज को और हमारी आवाम को सिवाय विभाजन के, सिवाय छल के ये कुछ दे नहीं सकते। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, अपनी भारतीय आवाम इसको अच्छी तरह से जाने। अब और अच्छा, जो इसको देखिए, भारतीय आवाम ताकत दल क्या कहता है, एक तो एकता की बात करता है, एकता ही ले लीजिए। एकता को ये जितने भी संगठन हैं, राजनीतिक संगठन ही ले लीजिए, वो हमारे आपके दिमाग में क्या बिठाए हुए हैं, क्या ठूसे हुए हैं कि हमारी एकता जो है अनेकता पर आधारित है। यानी हम अनेक हैं, यानी हम अनेक संप्रदायों के हैं, समुदायों के हैं, हम अनेक जातियों के हैं, अनेक भाषाओं के हैं, अनेक प्रांतों के हैं, अनेक क्षेत्रों में माने बिल्कुल बटे हुए हैं। और इनमें कोई कॉमन चीज़ यदि आपकी समझ में आती है तो उसी को समझ लीजिए कि उसी को मान लीजिए कि एकता है, उसी को एकता मान लीजिए, वरना कोई एकता उकता अपने आप में कोई है नहीं। भारतीय आवाम ताकत दल, अच्छा, इसीलिए वो अनेकता में एकता को ही मानते हुए जातियों पर राजनीति करते हैं, संप्रदायों पर राजनीति करते हैं, भाषाओं पर करते हैं, प्रांतों पर करते हैं। यानी इस भारतीय समाज को भारतीय समाज को कमज़ोर करने वाली, बांटने वाली, विध्वंस करने वाली नीतियों पर चल करके उनकी राजनीति चलती है, उनकी राजनीतिक रोटी सेकी जाती है। और उसी माने समाज में जो है ये विध्वंसक और तनाव और विघटन करके ही जो है सत्ता की साजिश, वोट की साजिश की जाती है। ठीक इसके विपरीत भारतीय आवाम ताकत दल कहता है कि ये अनेकता में एकता बहुत ही घातक और खतरनाक किस्म की अवधारणा है, जैसा कि अभी बताया गया।
हमारे जो अमर शहीद रहे हैं, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू नागालैंड से, इन लोगों ने जो कुर्बानी दी, शहादत दी और भारत माता की बलवेदी पर अपना प्राण सहित सब कुछ न्यौछावर किया, वो इस विचार के कायल थे कि हमारी एकता एक मुस्त है, और एक मुस्त है, एब्सोल्यूट है, परम है, सूक्ष्म है। अनेकता में एक तरह से खुराफात भरी अवधारणा को सिरे से खारिज करते हुए हमारी एकता परम है, सूक्ष्म है, एक मुस्त है, एब्सोल्यूट है। और उसका लबे लुआब कहने का तात्पर्य है कि जो भी इस भारत की पावन मिट्टी के संतान हैं, सभी लोग एक ही हैं, बराबर हैं, समान हैं, सभी लोग भाई। यही चीज़ समझने की जरूरत है। और जिसमें कि ये धर्म की भूमिका को इतना हुआ बना देते हैं, जिसको धर्म कहते हैं, वो धर्म है ही नहीं, वो धर्म वो पंथ है। धर्म जो निभाने की जरूरत है, हमारा राष्ट्र धर्म, जो कि सबको निभाना है एक ही तरीके से। पंथ जो है अपने अपने पांथिक विचारों के अनुसार अनुसरण करना है, वह भी व्यक्तिगत तौर पर। इतना सरल इस समस्या का समाधान अवधारणा ये भारतीय जनता दल देता है। तो समझ जाइए कि ये जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये समाज में विघटन के आधार पर इनकी स्वार्थनित राजनीति चल रही है। ठीक उसके उल्टे भारतीय जनता दल पूरे देश को एक करना चाहता है। वो कहता है कि सभी लोग बराबर हैं, इसी पावन भारत मिट्टी के संतान हैं, इसलिए सभी लोग बराबर हैं, समान हैं, इसलिए वो भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं। संविधान भी यही कहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसी चीज़ को समझने की आवश्यकता है। इसलिए ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, आज जो ये भारतीय एकता की मुहिम चला रहा है भारतीय जनता दल, हालांकि अभी इसकी मुहिम यूट्यूब के माध्यम से है। यूट्यूब के माध्यम से जो लोग इसको देखते होंगे, जो लोग जो इससे प्रभावित होते होंगे, जो इसकी चर्चा करते होंगे, तो उसी को देख करके एक जनमत तैयार हो रहा है। वो जनमत ज़्यादा न फैले, ये सारी जो संगठन है जो कि समाज में विघटन के आधार पर ही जिनकी राजनीति चलती है, वो भारतीय जनता दल की इस मुहिम के खिलाफ, भारतीय जनता दल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। एनपीसी भी हो रही है, एनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी, वामदल भी हो रहे हैं एक साथ, सपा वाले भी हो रहे हैं, बसपा वाले भी हो रहे हैं, बीजेपी वाले भी हो रहे हैं, सब एक साथ मिल रहे हैं कि यानी भारतीय एकता के खिलाफ, कि इस देश में भारतीय एकता न हो। तो उनके इस मंसूबों को पहचानने की आवश्यकता है। और एक बात और है कि यदि आप समझते हैं कि आपने सपा को वोट कर दिया तो ये जेएनपीसी मर गई, नहीं। सपा को वोट करते ही जेएनपीसी जिंदा हो गई, टीएमसी को वोट करते ही जेएनपीसी जिंदा हो गई, बसपा को वोट करते ही जेएनपीसी जिंदा हो गई। ये सब उसी जेएनपीसी की अलग अलग रूप में इसको आम आदमी पार्टी को भी वोट किया, तभी जेएनपीसी जिंदा है। तो इस भ्रम को भी दूर करना चाहिए कि इसके अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग रूप है, अलग अलग अवतार है। तो
इस संबंध में किसी ने एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किया था और वो ये कह रहा था कि साहब इस विकट परिस्थिति में हमारे देश के ही मजदूर अपने काम करने की जगहों से भाग कर अपने जो जहाँ पर उनका घर है, जहाँ पर उनका जन्म स्थान है, जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, सारी तकलीफें सहते हुए जा रहे हैं और इस दौरान उनकी मृत्यु भी हो जा रही है। यानी इतना संकट झेल करके वो भाग ही रहे हैं। वहीं पर वो जो व्हाट्सएप मैसेज था वो कह रहा था इसमें जो है वो जो रोहिंग्या अपने स्थान पर पड़े हुए हैं वो नहीं जा रहे हैं, बांग्लादेशी जो आए हैं वो नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, रोहिंग्या नहीं जा रहे हैं, ये भी सही है। बांग्लादेशी वाले जो इसमें लाकर घुसाए गए हैं वो भी अपने स्थान पर पड़े हुए हैं, वो भी नहीं जा रहे हैं और न वो जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे कि जब तक जीएनपीसी, वामदल, सपा, बसपा और टीएमसी से लोग रहेंगे तो वो जाएंगे ही नहीं। और जब तक आप जो जिन्होंने मैसेज फॉरवर्ड किया है, जो उन्होंने सवाल उठाया है, क्या उन्होंने जीएनपीसी को कभी वोट किया कि नहीं किया है? क्या उनके जानने वाले जो है जीएनपीसी, वामदलों को, सपा बसपा को, टीएमसी को वोट करते कि नहीं करते हैं? तो ये लोग जीएनपीसी को, वामदलों को, सपा को, बसपा को, टीएमसी को, एनसीपी को, उद्धव ठाकरे से पार्टियों को वोट भी करते हैं और फिर ये सवाल भी उठाते हैं क्योंकि रोहिंग्या नहीं जा रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं जा रहे। ये सवाल घूम करके ये उन्हीं से पूछ रहा है कि ऐसे लोगों को आप वोट करते ही नहीं करते। तो जब तक ये जीएनपीसी जिंदा रहेगी, जब तक वामदल जिंदा रहेंगे, जब तक सपा रहेगी, बसपा रहेगी और जब तक ये टीएमसी वाले रहेंगे, इत्यादि रहेंगे, तब तक न तो रोहिंग्या वाले जाएंगे, न तो बांग्लादेशी घुसपैठी जाएंगे। ये पूछने वाले भी बड़ी बौद्धिक ईमानदारी का परिचय दें और ये सभी से निवेदन है। तो इस संबंध में ये सवाल बहुत छोटा सा है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि हमारे आपके मस्तिष्क में जो 60-70 सालों से कई गलत दृष्टिकोण जो है वो बिठाए गए। एक गलत वाला क्या है? एक व्यक्तिगत स्वार्थ। इसी व्यक्तिगत स्वार्थ ने राष्ट्रभक्ति के जज्बे को बिल्कुल मार दिया है और उसका एक पाखंडी स्वरूप पैदा किया है। पाखंडी स्वरूप मतलब मंचों से भाषण दीजिए, अच्छे लच्छेदार भाषण दीजिए, ताली बजाइए और बजवाइए, मुशायरा करवाइए, कभी सम्मेलन करवाइए, किताबों में लिख दीजिए, सब रहेगा, लेकिन आपके दिल में, आपके आचरण से वो देशभक्ति लगभग गायब है। क्यों? कि आप में व्यक्तिगत स्वार्थ कूट कर भरा हुआ है और जिस देश के लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ कूट कर भरा रहेगा, उस देश के लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, अवाम परस्ती आ नहीं सकती। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए आप सभी लोग। इसलिए भारतीय जनता दल ये कह रहा है कि हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के वक्त क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। मतलब कि तुम माने आप कुर्बानी के लिए आप मानसिक रूप से तैयार होइए, तभी जाकर के आप
आज़ादी पाने के नैतिक रूप से हकदार बन पाएंगे। तो उसी महापुरुष, उसी राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणा और आशीर्वाद से भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपनी भारतीय आवाम से कहता है कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए, मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए, तभी भारतीय आवाम ताकत दल आपको दूसरी और सच्ची आपको आज़ादी हर चीज़ से, जो सबसे बड़ी गुलामी आपकी मानसिक गुलामी है, उससे आज़ादी आपको दिलाए। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपनी भारतीय आवाम से कहना चाहते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ आपको त्यागना ही पड़ेगा। मतलब कि इसको त्याग करके कोई हमारा पदाधिकारी कहता है कि साहब व्यक्तिगत स्वार्थ मतलब कि आँख पर पट्टी बंधी रहती है, हम समझ नहीं पाते हैं कि इसके बागे कि ये हमारा शत्रु है, ये हमारे समाज का शत्रु है और ये हमारे देश का दुश्मन है। वो व्यक्तिगत स्वार्थी होता है वो। तो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागने के तरीका यह है कि समाज की भलाई में अपनी भलाई देखिए, इस मुल्क की भलाई में अपनी भलाई देखिए, ये आदत डालिए और वैसा आचरण करिए, तभी बराबर तुलना करते हैं चीन से। चीन के लोगों में चरित्र क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थ लगभग शून्य है। वो हमेशा चीन की सोचते हैं, देश की सोचते हैं। यहाँ हम सब सबसे पहले अपनी सोचते हैं कि पहले अपना भला हो, बाद में हमारे किसी भाई का हो या बाद में किसी जो देश का हो। तो व्यक्तिगत स्वार्थ जो है, अच्छा, और इसे व्यक्तिगत स्वार्थ के ही चलते हैं जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि आपका जो मूल्यांकन का जो तरीका है, पद्धति है, वो सबसे वाहियात हो गई है। आपको पता ही नहीं चलता कि भाई आप जिसको वोट के द्वारा चुन रहे हैं वो आपका शत्रु है या नहीं, इस समाज का शत्रु है या नहीं, इस देश का शत्रु है नहीं। वो व्यक्तिगत स्वार्थ के द्वारा जो आँख पर पट्टी बंधी रहती है, उसी के कारण जो है आप सोच नहीं पाते। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, भारतीय आवाम, आप जो है व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागिए और ये दृष्टिकोण अपनाइए कि समाज की भलाई में ही मेरी भलाई है, इस मुल्क की भलाई में ही मेरी भलाई है। मुल्क रहेगा तो वो तभी मेरा अस्तित्व है। और ये सभी लोग इस तरह का दृष्टिकोण अपनाएं और तभी जाकर के राष्ट्रभक्ति भी आएगी, अवाम परस्ती भी आएगी, देशभक्ति भी आएगी। तो जैसा कि बताया गया था कि कई गलत जानते ना कि इन जेएनपीसी वालों ने, वाम दलों ने और उनके जो और भी तमाम रूप हैं, तमाम उनके शाखाएं हैं, उन समूह ने समाज में कई गलत किस्म की अवधारणाएं, परिभाषाएं और विचार, दृष्टिकोण हमारे आपके दिमाग में ठूसा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है वामपंथी बौद्धिक वर्ग का। उसका एक नमूना आपके सामने पेश किया जा रहा है। कन्हैया कुमार ने जब जेएनयू के प्रांगण से सरेआम ये नारा लगवाया, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। जरा कल्पना करिए, क्या इतना खतरनाक नारा वो जहाँ से प्रायोजित हो रहा था, कन्हैया कुमार अभी भी जो प्रायोजित है, चीन में लगवा सकता है कि चीन तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह चीन की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये नारा कन्हैया कुमार अपने गिरोह के साथ लगवा सकता है, अमेरिका में लगवा सकता है, ब्रिटेन में लगवा सकता है, लेकिन उसको गद्दारी इसी देश से करनी है
इसी देश की सारी सुविधाओं को, सारी कानूनी संवैधानिक माने व्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुए इसी की थाली, भारत की इस थाली में छेद करना। कितनी बड़ी गद्दारी। ये भावना होनी चाहिए थी, लेकिन कब होती? जबकि जनमानस में अच्छा होनी चाहिए थी और उसके प्रति एक गुस्सा होता, एक क्रोध होता, मन में उबाल आता, खून खौलता, और उसी प्रकार ये समाज उनको दंडित करता। दंडित से मतलब कि उनको हिंसा नहीं, सीधे सेना के हवाले वो उनको निपटा देते। और इसमें गद्दारों को सजा न देना भी एक किस्म की गद्दारी है। मोदी सरकार ने क्या किया? उसको अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया। 36 महीने में चार्जशीट बनना, फिर जो चार्जशीट बनकर फाइल तैयार हुई थी 8-9 महीने लेकर के एक गद्दार वो केजरीवाल लेके बैठ गया। फिर गद्दारों की, इस देश के गद्दारों की लाइन लग गई। किशोर अजवानी ने उसके साथ जो है वो टॉक शो चलवाया। क्या 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 गंदी बातें उसने नहीं किया कि भाई यदि भारत तेरे टुकड़े किसी ने कह दिया तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन से? वो गद्दार जो है, इस देश का देशद्रोही पत्रकार किशोर अडवाणी आज भी वो न्यूज़ 18 इंडिया में है, और न्यूज़ 18 इंडिया भी गद्दार है जो कि अभी भी उसको रखे हुए है। बात यहीं तक नहीं है। न्यूज़ 24 पर फिर राष्ट्रवाद पर प्रलाप, राष्ट्रवाद पर वो शुभ्रास्ता भी जो बीजेपी आरएसएस की है उसके साथ उस गद्दार के साथ बात कर रही है। कोई भी देशभक्त किस्म का होगा वो कन्हैया कुमार को दंडित करेगा या करवाएगा, और जिस पात्रता को जिसकी पात्रता रखता है और जिस जगह की पात्रता रखता है वहाँ उसको पहुँचा के रहेगा। ये भावना वो रखेगा या रखना भी चाहिए। उसके साथ बैठ करके राष्ट्रवाद पर प्रलाप नहीं करेगा। तो राष्ट्रवाद पर प्रलाप, ये गद्दार शुभ्रास्ता गद्दार था, संबित पात्रा भी उसके साथ बैठ कर बहस कर रहे। और जो श्रोतागण हैं वो भी समझ लें कि उसका जो राष्ट्र जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, जिसने नारा लगवाया उसका प्रलाप भी सुन रहे थे लोग। तो न्यूज़ 24 भी गद्दार है, शुभ्रास्ता भी गद्दार है, वो संबित पात्रा भी गद्दार है। और इसके बाद ये कम्युनिस्ट वाले तो देश के गद्दार हैं ही। उन्होंने टिकट दे दिया बेगूसराय से लड़ने के लिए। फिर गद्दार दूसरा आ गया, वो जावेद अख्तर, उसकी बीबी से समान आदमी, सब गद्दार ही हैं साले। और बात यहीं तक नहीं है। जिसमें इसने नारा लगवाया, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो ये नारा हमारे देश की जो संप्रभुता है, सॉवरेंटी है, हमारे जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, उस पर सीधा हमला है। और इस पर जब सीधा हमला हो तो कितनी खतरनाक बात है, ये आप अंदाज आप कर सकते हैं। तो इसके प्रति खून नहीं खोला, उबाल नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। इन वामपंथियों ने उसकी विषय वस्तु ही बदल दिया, परिचर्चा की, डिस्कशन की। दी हिंदू पेपर में तमाम दी हिंदू पेपर देने सबसे गद्दार पेपर है इस देश का, दी हिंदू, इंग्लिश डेली वाला। उसके दौरान सारे पेपर देखिए। तो विषय ये होना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी गद्दारी, इतने बड़े इसने अपराध जो किया है, उसकी वो इसकी पात्रता रखता है कि वो सेना के हवाले कर दिया जाए, उसका पूरा गिरोह सेना के हवाले कर दिया जाए, और सेना उसको ढंग से निपटाती, ताकि इस तरह के और तत्वों को सबक मिलता, देश भी उसको देखता। तो इन वामपंथी बौद्धिक वर्ग ने उसकी विषय वस्तु ही बदल दिया।
परिचर्चा ये मैंने ये हवा खड़ा किया और विषय वस्तु मैंने बदल करके ये बहस का केंद्र हो गया। और इस पर बहस होने लगी कि जेएनयू इतना प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान आज बदनाम हुआ। देखिए होना क्या चाहिए था कि वो गद्दारी कर रहा है, देश की अखंडता और एकता और संप्रभुता पर हमला बोल रहा है। इस तरह का उबाल, इस तरह की भावना, इस तरह का खून खोलने की आवश्यकता थी, आज भी आवश्यकता है। वो तो वामपंथियों ने उसकी विषय वस्तु को ही जो है बदल दिया और परिचर्चा का विषय ये बना दिया कि जेएनयू जो है की प्रतिष्ठा, जेएनयू बदनाम हो रहा है। और इसमें जरा याद करिए, उस समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो कुलपति था जमीरुद्दीन शाह, वो सेना का रिटायर्ड अधिकारी था। वो ये कह रहा है कि भाई हमको बड़ा दुख हो रहा है, हम भी जेएनयू के पढ़े हुए हैं, जेएनयू के एलुमनी हैं, जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, और जब जेएनयू बदनाम हो रहा है तो हमको बड़ी तकलीफ होती है। उस बेहुदा को इस बात के जबकि सेना में था, उस बेहुदा को इस बात की तकलीफ नहीं हुई कि जिस मुल्क की सेवा की कस्में खाया होगा उस सेना में, उस मुल्क की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सीधा हमला बोल रहा है, इसकी बात वो करता है। इस प्रकार देखिए, तो ये वामपंथी बौद्धिक वर्ग इस देश के कितने बड़े शत्रु हैं, वामपंथी इस देश के कितने बड़े दुश्मन हैं। देखिए जो नक्सलवाद है ना, नक्सली आतंकवाद, ये वामपंथी बौद्धिक वर्ग कहते हैं कि ये आतंकवाद नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है। जैसा कि बताया गया था कि ये वामपंथियों के जो एजेंट हैं, उसके तत्व हैं, वो उच्च जो न्यायपालिका का जो ऊपरी हिस्सा है, हायर जुडिशरी, उसमें घुसे हुए हैं। कुछ दिनों तक जेल, मोदी सरकार ने पकड़ा, कुछ दिन जेल बंद थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। तो इस पर आश्चर्य मत करिए, ये समझ जाइए इस हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वामपंथियों के एजेंट जो है वो बैठे हुए हैं। तो ये बौद्धिक वर्ग वो कितना खतरनाक है कि नक्सली आतंकवाद को कहता है यह सामाजिक आंदोलन है, यह आतंकवाद नहीं है, यह हिंसा नहीं है। कन्हैया कुमार के जो गद्दारी वाला था, देश विरोधी था कि भारत के टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो विषय ही उन्होंने हटा दिया। विषय ये रखा कि जेएनयू जो है की प्रतिष्ठा पर आज आंच आ रही है, जेएनयू बदनाम हो रहा है। तो कितनी शास्त्रीय किस्म के ये वामपंथी बौद्धिक वर्ग है। बौद्धिक वर्ग में 90% इन समूह की होल्ड है, पकड़ है, डोमिनेंस है, दबदबा है। भारतीय जनता दल ये बता रहा है कि देश कितना असुरक्षित है। देखिए इस सारी बारीकियों को हमारा जो आम भारतीय है, जो रेहड़ी पटरी वाला जो आम भारतीय भाई बहन है, जो रिक्शा खींचने वाला भारतीय भाई बहन है, जो गरीब मजदूर भारतीय भाई बहन है, जो किसान मजदूर भारतीय भाई बहन है, वो इस बारीकियों को नहीं समझ सकता। और इसीलिए सबसे ज़्यादा शिकार उन्हीं को बनाते हैं भोले कि हम गरीबों के हितैषी हैं, हम अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, हम सेकुलरिज्म के रक्षक हैं। ये उनके छलने के, अपनी जाल में फंसाने के अलग अलग हथकंडे। तो भारतीय जनता दल का जो भी बौद्धिक वर्ग बचा हुआ है, जो भी समझदारी रह गई और जिनको भी इस मुल्क से प्यार है,
जिनको भी इस मुल्क से मोहब्बत है, इस मुल्क को सुरक्षित रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो टोली बना करके, टीम बना करके, संगठित हो करके एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारे इन सभी भारतीय भाई बहनों को इस टाइप के जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, छोटे छोटे कारीगर हैं, भारतीय भाई बहन हैं, उनको समझाएं ये आपके शत्रु हैं, इनको कदाप जो है जो वो बिल्कुल मत दीजिए। इलेक्शन में इनको अच्छी शिकस्त दीजिए और उनको अच्छा सबक दीजिए। और ये कभी मत करिए कि हमने तो जेएनपीसी को वोट नहीं दिया लेकिन टीएमसी को दे दिया। टीएमसी को वोट करने का मतलब जेएनपीसी को वोट मिल गया, सपा को वोट देने का मतलब कि जेएनपीसी को वोट मिल गया, बसपा को वोट देने का मतलब कि जेएनपीसी को वोट मिल गया। जेएनपीसी तो आप लोग जानेंगे, जेएनपीसी मतलब जिसको आप लोग कांग्रेस कहते हैं, उसका उचित नाम है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कांग्रेस, इसलिए वो जेएनपीसी है। तो इस भूल से भी जो है जेएनपीसी को जिंदा रखने की जो प्रक्रिया जारी न रखें, उसको तुरंत जो है उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको काटें, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये जो राजनीतिक तंजीमें हैं, जेएनपीसी, वामदल, सपा, बसपा, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, अकाली, डीएमके, एआईडीएमके, टीडीपी, जब तक इनको एक वोट भी मिलता रहेगा, देश में शांति, सुख, चैन आ नहीं सकता। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।